अध्याय 111 अजय अकेलापन। अध्याय 111 अजय अकेलापन। फिर चू वेई ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, उसके हाथ के बाइसेप्स गुब्बारे की तरह ऊपर उठ गए और पावर आर्म का पहला गियर चालू हो गया। इस समय दोनों के जुड़ने के बाद चू वेई की ताकत 4 गुना हो गई थी। आत्माओं को इकट्ठा करने वाली लाइन से बाहर आओ, चू वेई चिल्लाया। चू वेई के उठे हुए दाहिने हाथ पर तुरंत ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव की एक परत दिखाई दी और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप दिखाई दी और एक पेंटागोनल स्पिरिचुअल एनर्जी एरे में बदल गई। स्पिरिचुअल एनर्जी एरे से पावर की एक धारा चू वेई की बाह में आती रही। एक पल में चू वेई की बाह की ताकत फिर से 2 गुना बढ़कर 8 गुना हो गई। आह! चू वेई जोर से चिल्लाया और अपने उठे हुए दाहिने हाथ से जमीन पर मारा। बूंद की आवाज के साथ पूरी धरती हल्की हल्की हिलती हुई सी लगी। तभी उसने देखा कि जिस जगह चू वेई का मुक्का लगा था वहां करीब 100 मीटर चौड़ा एक बड़ा गड्ढा बन गया है। 100 मीटर का यह बड़ा गड्ढा पहले से ही एक स्विमिंग पूल के साइज के बराबर था। चू वेई ने अभी अभी एक स्विमिंग पूल बनाया है। यह कितनी जबरदस्ती है। चू वेई ने एक लंबी सांस छोड़ी। आखिर में स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन को सभी तरीकों के साथ जोड़ दिया गया। तब से स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन आधे ड्रैगन जैसी ही हालत में था, जो उसकी लड़ने की ताकत को दोगुना कर सकता था। चू वेई ने जो तरीका इस्तेमाल किया वह यह था कि वह अपने शरीर पर पहले से ही स्पिरिचुअल एनर्जी बना लेते थे और फिर लड़ाई के दौरान उसे सीधे एक्टिवेट कर देते थे ताकि उसे बनाने की जरूरत न पड़े। शायद चू वेई को यह एहसास नहीं था कि उसका अभी का तरीका कितना पागलपन भरा और खतरनाक है। आपको पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअल एनर्जी का फॉर्मेशन खास तरीकों से कंप्रेस की गई स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होता है। एक्टिवेट होने पर शरीर पर एक तेज ताकत बन जाएगी। अगर शरीर काफी मजबूत नहीं है तो एक्टिवेट होने पर यह फॉर्मेशन आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। चू वेई ने पहले भी यह कोशिश की थी। अगर उसने हाफ ड्रैगन स्टेट को एक्टिवेट नहीं किया होता तो जब फॉर्मेशन एक्टिवेट होता तो उसका शरीर अकेले उस हिंसक ताकत का सामना नहीं कर पाता और वह घायल हो जाता। लेकिन हाफ ड्रैगन स्टेट चालू करने के बाद चू वेई का डिफेंस 2 गुना हो गया और यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नतीजा अभी भी बहुत अच्छा है। अगर मैं अभी अपने सभी तरीकों का इस्तेमाल करता हूं तो मैं उन लोगों से लड़ पाऊंगा जो सुपर पावर दायरे के लेवल 8 पर हैं। चू वेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। ज्यादातर लोगों के लिए यह अच्छा होगा अगर वे अपने विरोधियों को उसी दायरे में हरा सकें, लेकिन चू वेई एक बड़े दायरे और 9 छोटे इलाकों में फैला हुआ था। मैंने सुना है कि लिन कियानिवान जागृत लोक में लोगों को जानता है। अगर वह मुझसे बदला लेना चाहता है तो मुझे डर है कि वह मुझसे निपटने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लेगा। चू वेई ने नदी पर आकर अपना चेहरा धोते हुए सोचा, क्या यह जागे हुए लोगों का लोक है? मैंने सुना है कि इस लोक में लोग अपनी शक्तियों को दूसरे गुण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली को बर्फ का गुण दिया जाए तो जब बिजली गिरती है तो उसके चारों ओर बर्फ बन सकती है। यह एक तरह से सुपर पावर की ताकत को बढ़ाना है और यह एक तरह का डेवलपमेंट भी है। मुझे डर नहीं है, चू वेई ने खुद से फुसफुसाया। अपनी मजबूत लड़ने की ताकत के अलावा चू वेई के पास सिस्टम से मिला एक कवच भी था, स्टील और लकड़ी का कवच। इस कवच में बचाव करने की ताकत थी। अगर वह सच में मुझसे निपटने के लिए जागृत दुनिया से किसी को ढूंढ सकता है तो मैं सच में ऐसे इंसान से लड़ना चाहता हूं। चू वेई का दिल गर्व से भरा है। आखिरकार उसकी अभी की ताकत को ताइयुआन शहर के बॉस के बीच का बॉस कहा जा सकता है। अंकल गोंग जैसे फर्स्ट लाइन बॉस बस कमजोर हैं। चू वेई ने कल लो शेन को देखा। उसे लगा कि ताइयुआन शहर का सबसे ताकतवर लो शेन ज्यादा से ज्यादा लेवल 5 का सुपरनेचुरल जीव है। ऐसा इंसान उसका दुश्मन नहीं हो सकता। इस ताइयुआन शहर में उसे अचानक एक ऐसा अकेलापन महसूस हुआ जिसे कोई हरा नहीं सकता। जागृत व्यक्ति जगत। मैं चू वेई एक लड़ाई का इंतजार कर रहा हूं। चू वेई खड़ा हो गया। नदी के किनारे वह एक नई ट्रेंड बेजोड़ तलवार की तरह था जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने सभी दिशाओं को दबा दिया। इस मोमेंटम की वजह से पानी की सतह गोल गोल घूमती रही, जिसकी गूंज नदी की सतह पर गूंजती रही। दोपहर में चू वेई स्कूल के हॉस्टल में लौट आया। रात भर के एक्सपेरिमेंट के बाद चू वेई को भी थोड़ी थकान महसूस हुई। अब स्कूल का समय हो गया था, इसलिए डॉर्मेट्री खाली थी। चू वेई 6 या 7 बजे तक सोता रहा, जब तक कि उसके रूममेट ली चेन ने, जिसने पॉट हेयर कट करवाया हुआ था, उसे आवाज नहीं दी, भाई चू, तुम सो क्यों रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जब तुम कल रात वापस नहीं आए तो तुम्हारी किसी सुंदर लड़की के साथ कोई सीक्रेट मुलाकात हुई हो? चू वेई ने अपनी आंखें खोली जो अभी अभी जागा था और बेपसी से अपना सिर हिलाया। यह आदमी सच में अजीब महसूस करता था अगर वह एक दिन भी सुंदरता का जिक्र न करे। क्या वह अपने मन में मजबूत होने के बारे में नहीं सोच सकता? चैप्टर 112 मो कांगक्स्यू मुझे ढूंढने के लिए लड़कों के हॉस्टल में आई थी।
चैप्टर 112 मो कांगक्स्यू मुझे ढूंढने के लिए लड़कों के हॉस्टल में आई थी। उठकर और नहा धोकर चू वेई ने डिनर के बाद जाकर हथियारों को बेहतर बनाने का फैसला किया। आखिर टैंग मायर का मौजूदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हथियार देने के लिए पूरी तरह से उसी पर निर्भर है और वह उसे धोखा नहीं दे सकता। 100 हथियारों को रिफाइन करने का काम जल्दी किया जाना चाहिए। असल में चू वेई के पास अब पैसों की कमी नहीं है। कल के जुआंगंग को शहर के मालिक लो शेन ने पेमेंट किया था, इसलिए चू वेई ने कल फीनिक्स ब्लड पिल बेच दी और अपनी रिफाइनिंग की मजदूरी जोड़ दी तो उसके पास 6 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की बड़ी रकम थी। आप जानते हैं, एक आम इंसान को 500,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पाने के लिए आधी जिंदगी काम करना पड़ सकता है और चू वेई पर 6 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर बहुत बड़ी रकम है। कम से कम जब चू वेई पहले धरती पर था तो वह इतना अमीर कभी नहीं था। क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि जब मैं भविष्य में अमीर लोगों से मिलूं तो हमेशा यह न कहूं कि मैं गरीब हूं? यह सोचकर चू वेई ने बाद में कुछ कपड़े खरीदने का फैसला किया और उन खूबसूरत कपड़ों से वह और भी खूबसूरत दिखने लगा। अभी अभी डॉर्मेट्री के दरवाजे से बाहर निकला हूं। भाई चू, जब मैं अभी नीचे से गुजर रहा था तो किसी ने मुझे आपके लिए एक मैसेज लाने को कहा। यह मेरा रूममेट झो फेंग था जो मेरे पास आया। क्या संदेश? तुम अंदाजा क्यों नहीं लगाते कि मुझे तुम्हारे लिए मैसेज लाने के लिए किसने कहा? झो फेई ने आंख मारी। जल्दी करो और मुझे बताओ, मुझे बाद में कुछ काम है। झो फेई को अचानक एहसास हुआ, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? चू वेई ने आह भरी। उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो वह डेट क्यों करना चाहेगा? इन लोगों को तो बस दिन भर गॉसिप करना पसंद है। कोई भी मजबूत बनना पसंद नहीं करता। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊंगा। चू वेई को हथियार को बेहतर बनाने के लिए जल्दी करनी पड़ी। चू वेई को जाते हुए देखकर झो फेई ने जल्दी से कहा, मो कांगक्स्यू ने मुझे आपके लिए एक मैसेज लाने को कहा है। वह अभी नीचे डॉर्मेट्री में आपका इंतजार कर रही है। चू वेई थोड़ा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मो कांगक्स्यू होगा, इसलिए वह नीचे चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह भाई चू मो कांगक्स्यू से प्यार करता है? झो फेई ने चू वेई की पीठ की ओर देखा और ली चेन से कहा, यह हो सकता है। भाई चू कल रात वापस नहीं आया। शायद वह डेट पर गया हो। तुम्हें पता है क्या वे इतनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं? कौन जानता है। झो फेई ने भौहें चढ़ाई। मुझे लगा था कि भाई चू सिर्फ मजबूत बनना चाहता है, लेकिन पता चला कि वह प्यार में भी पड़ सकता है। जब वह नीचे आया तो चू वेई ने सच में मो कांगक्स्यू को नीचे कॉरिडोर में उसका इंतजार करते हुए देखा। चू वेई जल्दी से आया, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मो कांगक्स्यू ने आज सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। पूरा लुक उसके नाम के शब्द जू जैसा था, ठंडा लेकिन बहुत ब्राइट। मो कांगक्स्यू ने पहले अपना सिर नीचे कर लिया था, लेकिन जब उसने चू वेई की आवाज सुनी तो उसने घबराकर अपना सिर ऊपर उठाया। चू वेई का चेहरा अपने सामने देखकर मो कांगक्स्यू घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। और वहां से गुजर रहे कई स्टूडेंट्स रुक गए और अपने सामने चू वेई और मो कांगक्स्यू को देखने लगे। चू वेई को हाल ही में स्कूल का सबसे मशहूर स्टूडेंट कहा जा सकता है। उसकी तस्वीरें लगभग सभी स्टूडेंट्स ने देखी हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। कल अंकल गोंग के साथ चू वेई की लड़ाई ने ताइयुआन शहर के कुछ बड़े लोगों को भी चौंका दिया। स्कूल के छात्रों की तो बात ही छोड़िए। जब उन्होंने इस समय चू वेई को देखा तो उन्हें बस यही लगा कि उनके सामने चू वेई की तारीफ सिर्फ दूर से ही की जा सकती है और वह सच में स्कूल का आइडल था। इस समय मो कांगक्स्यू ने अपना सिर नीचे किया और खुद से कहा, मो कांगक्स्यू, क्या तुम चू वेई को धन्यवाद देने के लिए डिनर पर बुलाने नहीं आए थे? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? मो कांगक्स्यू को उम्मीद नहीं थी कि वह सबके सामने इतना नर्वस होगा। जब आप किसी को बुलाते हैं तो पब्लिक में यह कहना अच्छा नहीं है। क्या तुमने खाना खा लिया? नहीं तो चलो खाते समय बातें करते हैं। चू वेई ने सबसे पहले बात की। उसने अपने आसपास के स्टूडेंट्स की नजरों को भी महसूस किया। उसे लगा कि हर समय यहां खड़े रहना अच्छा नहीं है। हाँ, मो कांगक्स्यू ने भारी आवाज में सिर हिलाया। उन दो लोगों को जाते देख कई क्लासमेट्स जोश में बात करने लगे। अभी जो लड़की थी वह हमारे स्कूल की आइसबर्ग ब्यूटी मो कांगक्स्यू थी, है ना? तुम अंधे नहीं हो क्या? तुमने अपने फोन पर उसकी फोटो नहीं देखी? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा मूड खराब होना ठीक है? असल में यह गुस्सैल क्लासमेट हमेशा से मो कांगक्स्यू का पक्का फैन रहा है। मो कांगक्स्यू और चू वेई को जोड़े में जाते देखकर उसे बहुत जलन हुई। चैप्टर 113 कूल क्लास ब्यूटी मो कांगक्स्यू के साथ सीक्रेटली क्या? चैप्टर 113 कूल क्लास ब्यूटी मो कांगक्स्यू के साथ सीक्रेटली क्या? पुरुष क्लासमेट्स के अलावा कुछ महिला क्लासमेट्स धीमी आवाज में चर्चा कर रही थीं। अरे, मो कांगक्स्यू कितनी लकी है। वह असल में चू वेई के साथ एक ही टेबल पर है। अगर मैं चू वेई का डेस्कमेट होता तो क्या चू वेई मुझे भी डिनर पर बुलाता?
अगर क्लासमेट चू वेई मुझे डिनर पर बुलाता है तो इसके बारे में सोचना ही कितना रोमांटिक होगा। क्लासमेट चू वेई बहुत शानदार और क्लासी है। उसके बगल में बैठी क्लासमेट से रहा नहीं गया और उसने उसका हाथ धक्का दिया। सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें डिनर पर बुलाऊंगी, लेकिन पैसे तुम दोगी। होंग, तुम बहुत बुरे हो। मेरे आइडल चू वेई ने किसी और को डिनर पर बुलाया है। तुम मेरे दुखी दिल को आराम नहीं देते, लेकिन तुम अभी भी मेरे खाने के पैसे ऐंठना चाहते हो। चू वेई ने मो कांगक्स्यू को कुछ खाने के लिए ले लिया और फिर वे दोनों स्कूल में घूमने लगे। जब वे दोनों स्कूल में घूमते थे तो कई लड़के और लड़कियां हमेशा उन्हें देखते रहते थे। लड़के चू वेई से जलते थे और लड़कियां मो कांगक्सू से। थोड़ी देर चलने के बाद मो कांगक्स्यू ने कहा, मैं इस बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कल आध्यात्मिक ऊर्जा के दूसरे लेवल में चला गया। चू वेई थोड़ा चौंका, इतनी जल्दी? आपको पता होना चाहिए कि मो कांगक्स्यू को स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। यह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 से स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 तक जाने में लगने वाले समय से ज्यादा तेज है। क्या ऐसा हो सकता है कि मो कांगक्स्यू ने भी यह सिस्टम हासिल कर लिया हो? मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगता है कि जब मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा ठीक हो जाएगा तो मेरे शरीर में एक अनोखी शक्ति आ जाएगी जो मुझे और मजबूत बना देगी। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मो कांगक्स्यू को लगा कि चू वेई ने उसे पिछली बार जो लाल लिक्विड दिया था उसी से वह और मजबूत हो रही थी। नहीं, चू वेई ने अपना सिर हिलाया। लाल लिक्विड का कोई और असर नहीं हुआ क्योंकि इससे उसे आधे इंसान ड्रैगन जैसा शरीर मिल गया था। मो कांगक्स्यू ने त्योरियां चढ़ाई, तो मुझे नहीं पता। वैसे भी मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बेहतर और बेहतर होता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डर है कि मैं 2 दिनों में आध्यात्मिक ऊर्जा के तीसरे लेवल में चला जाऊंगा। चू वेई ने आश्चर्य से मो कांगक्स्यू को देखा। जब से चू वेई को यह सिस्टम मिला उसे लगा कि उसकी अपग्रेड स्पीड दूसरों की पहुंच से बाहर है, भले ही वे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि मो कांगक्स्यू की अपग्रेड स्पीड उसकी अपनी स्पीड जितनी तेज नहीं है, फिर भी इसे कम नहीं समझना चाहिए। वैसे मैं यह आपको देने के लिए यहाँ आया हूँ। मो कांगक्स्यू ने एक छोटा फैशनेबल ब्रेसलेट निकाला। फिर उसने बिना मना किए उसे चू वेई के हाथ में थमा दिया। फिर उसका चेहरा लाल हो गया और इससे पहले कि चू वेई कुछ कह पाता वह मुड़ा और चला गया। जैसे कि वह चू वेई को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मो कांगक्स्यू ने चू वेई की ओर देखा और खुद से कहा, यह पहली बार है जब मैं किसी लड़के को कुछ दे रही हूँ। मो कांगक्स्यू को जाते हुए देखकर चू वेई को कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन इसी समय सिस्टम की आवाज बजी, डिंग। होस्ट चुपके से प्यार में है और इनाम एक बहुत बड़ा लव फायरवर्क है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 100,000 है और स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 3,1,000,004 है। चू वेई ने मो कांगक्स्यू की खूबसूरत पीठ को देखा और फिर अपने हाथ में ब्रेसलेट को देखा। चू वेई को अपने दिल में एक अद्भुत एहसास महसूस हुआ। शायद यही एहसास होता है जब कोई आपसे चुपके से प्यार करता है। ब्रेसलेट को एक तरफ रखकर चू वेई फिर से साइलेंस रूम में चला गया। लाल फोर्जिंग फर्नेस को बाहर निकालकर चू वेई ने मटेरियल के हर टुकड़े को फोर्जिंग फर्नेस में फेंक दिया और टैंग मायर के ऑर्डर पर 100 हथियारों को रिफाइन करना शुरू कर दिया। पिछली बार जब उसने हथियारों को रिफाइन करना शुरू किया था और 5 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए थे, तब से चू वेई को फिर कभी कोई स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं मिले। चू वेई के पास फोर्जिंग फर्नेस की आग पर सुपर कंट्रोल है। अब चू वेई के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और यह अब वह लेवल 1 स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जो पिछली बार हथियार बनाते समय उसके पास थी। चैप्टर 114 सुपरनैचुरल पावर के लेवल 3 पर लिन कियान्युआन के साथ लड़ाई। चैप्टर 114 सुपरनैचुरल पावर के लेवल 3 पर लिन कियान्युआन के साथ लड़ाई। तो इस बार चू वेई की स्पीड पिछली बार से ज्यादा तेज थी। सिर्फ 1-2 घंटे में ही चू वेई के चारों ओर हथियार आ गए। 100 हथियारों में से आधे को रिफाइन करने के बाद चू वेई डॉर्मेट्री में वापस आ गया। जब वह डॉर्मेट्री में वापस आया तो चू वेई ने फिर से फॉर्मेशन मास्टर की पढ़ाई की। असल में चू वेई अपने विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सीधे सेकंड लेवल एरे कार्वर बनना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने जवाब दिया नहीं। एरे कार्वर को सेकंड लेवल पर अपग्रेड करने के लिए 100 विजडम पॉइंट्स चाहिए। चू वेई तुरंत कंफ्यूज हो गया। सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर बनने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था, लेकिन सेकंड लेवल फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए 100 पॉइंट चाहिए थे। हालांकि चू वेई हैरान था, लेकिन उसके पास सिस्टम को आखिरी फैसला लेने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सुबह चू वेई फिर से स्कूल के पीछे वाली अंधेरी गुफा में आया और ग्रेट स्वैलोइंग कुंग फू की प्रैक्टिस करने की तैयारी करने लगा। छोटे कमीने, तुमने मेरे वेर को बर्बाद कर दिया है और फिर भी यहां अकेले प्रैक्टिस करने की हिम्मत कर रहे हो, आज तुम्हारी मौत है। चू वेई ने अपना सिर घुमाया और एक लंबा पतला आदमी देखा जो कुछ लिन वेई जैसा था और उसे बुरी नजर से देख रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही खाल उतारकर अपना ही मांस खाना चाहता था। यह लिन वेई के पिता लिन कियान्युआन थे, जो ताइयुआन शहर में अभी तीसरे लेवल के हथियार रिफाइनर हैं। इस आदमी के बगल में करीब 1 मीटर लंबा एक आदमी था, जो बहुत मोटा था और गेंद जैसा दिख रहा था। चू वेई ने शांति से कहा, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे डर है कि तुम में यह काबिलियत नहीं है। मुझे डर है कि तुम ही मरोगे। चू वेई पिछले 2 दिनों से लगभग हर दिन सुबह अकेले यहाँ आ रहा है। यह स्कूल के पीछे पहाड़ के किनारे पर है और अब स्कूल के दायरे में नहीं है। अगर लिन कियान्युआन उससे बदला लेना चाहता तो वह जरूर यहाँ आता, जहाँ कोई उसे परेशान नहीं करता। तुम छोटे कमीने, तुम सच में उतने ही पागल हो जितना बाहर अफवाहें कह रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अंकल गोंग को मारने के बाद तुम ताइयुआन शहर में अजय हो? लेकिन आप नहीं जानते कि ताइयुआन शहर में अंकल गोंग की ताकत सिर्फ औसत है। आज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। चू वेई ने अपना सिर हिलाया और नफरत से कहा, मैं पागल हूं क्योंकि मेरी ताकत मुझे लो प्रोफाइल रहने की इजाजत नहीं देती। और अगर आपको बीबी इतना पसंद है तो आमतौर पर आपके पास ताकत नहीं होती। ताकत तुम्हें लो प्रोफाइल नहीं रहने देती। बहुत पागलपन है, बहुत पागलपन है। मैं लिन कियान्युआन तुम्हें आज एक विनम्र नौजवान बनना सिखाता हूं। लिन कियान्युआन का पूरा शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गया था और सुपर पावर के लेवल 3 पर पहुंचने के बाद उसके शरीर के चारों ओर चट्टानों की परतें दिखाई देने लगीं। यह उसकी रॉक पावर थी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और चट्टान 1 मीटर से ज्यादा मोटी कील बन गई और सीधे चू वेई की ओर बढ़ गई। चू वेई का शरीर कांप उठा और उसके शरीर पर लाल ड्रैगन स्केल्स तुरंत दिखाई दिए, जिससे वह सीधे हाफ ड्रैगन बन गया और फिर उसकी दाहिनी मुट्ठी के बाइसेप्स ऊपर उठ गए और उसने सीधे अपने पावर आर्म का पहला गियर छोड़ दिया। बूम! एक आवाज के साथ चू वेई ने 1 मीटर मोटी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। चू वेई ने लिन कियान्युआन को दोनों आंखों से देखा। आखिर लिन कियान्युआन सुपर पावर के तीसरे लेवल पर था। वह अंकल गोंग के लेवल पर नहीं था। चू वेई ने भी कुछ तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए। लिन कियान्युआन एक पल के लिए हैरान रह गया जब उसने चू वेई के हाथ पर लाल ड्रैगन के स्केल्स देखे। तुम्हारी फिजिक सच में स्पेशल है। मैंने कहा था कि आज तुम्हारी मौत है, चू वेई ने हल्के से जवाब दिया। लिन कियान्युआन के बगल में खड़े 1 मीटर लंबे मोटे आदमी ने चू वेई के शरीर पर ड्रैगन स्केल्स देखकर दिलचस्पी दिखाई। जैसे आपके सामने का शिकार दिलचस्प लगने लगा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी फिजिक स्पेशल है? मैं लेवल 3 सुपर पावर वाला इंसान हूं। मेरा लेवल तुमसे 4 लेवल ज्यादा है। क्या मैं अब भी तुम्हें अपना नहीं सकता? मेरे बेटे लिन वेई को घुटने टेककर अपनी गलती मानने दो। लिन कियान्युआन का शरीर हिला और उसका पूरा शरीर पत्थर से लिपट गया और वह एक पत्थर के आदमी की तरह सीधे चू वेई की ओर चला गया। चैप्टर 115 आर्म ऑफ स्ट्रेंथ का दूसरा लेवल। चैप्टर 115 आर्म ऑफ स्ट्रेंथ का दूसरा लेवल। चू वेई के सिर पर एक मुक्का मारा गया और पत्थर से बनी मुट्ठी एक पत्थर जैसी थी। अगर किसी आम इंसान को मारा जाता तो उसका सिर पक्का फट जाता। मुझे डर है कि तुम में काबिलियत नहीं है। अगर तुम झुक भी जाओ तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चू वेई ने उसकी तरफ मुट्ठी लहराते हुए जवाब दिया। उसी समय उसकी मुट्ठी गरज और बिजली से घिर गई और उसकी सुपर पावर रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल हुआ। स्पर्श करो, स्पर्श करो, स्पर्श करो। दोनों की मुट्ठियां लगातार टकराती रहीं और जब वे टकराती तो जिस जगह वे टकराती वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल जातीं। यह दोनों के बीच लड़ाई से बची हुई ऊर्जा थी और आसपास के पेड़ हिलते रहे। इसके अलावा आसपास के पेड़ इस बचे हुए बल से सीधे कट गए। उसी समय लिन कियान्युआन पर लाल बिजली की धारें चमकीं। जब वह बच निकला तो वे जमीन या पास की चट्टानों से टकराईं। उन्होंने तुरंत जमीन में लगभग आधा मीटर के गड्ढे बना दिए। अगर वे चट्टानों पर गिरती तो पत्थर सीधे पाउडर में बदल जाता। यह शक्ति बहुत शक्तिशाली है। लिन कियान्युआन ने बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाई। कभी कभी उसकी रॉक पावर एक छेद बनाकर चू वेई के सिर के ऊपर से हमला करती थी और कभी कभी वह चू वेई पर हमला करने के लिए जमीन से पत्थर के कांटे निकालता था। इनमें से हर कांटा 1 मीटर से ज्यादा लंबा है। वे अचानक जमीन से ऐसे निकले जैसे कोई सरप्राइज अटैक हो। अगर चू वेई तेज नहीं होता तो वह सीधे इन 1 मीटर लंबे कांटों में चुभ जाता और ऊपर लटके हुए एक बॉडी में बदल जाता। चू वेई नाम का यह स्टूडेंट सच में बहुत अच्छा है। वह अपनी लेवल 9 स्पिरिट एनर्जी से लिन कियान्युआन से मुकाबला कर सकता है। मुझे डर है कि बड़े शहरों के जीनियस भी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 1 मीटर लंबे मोटे आदमी ली लॉन्ग ने चू वेई को देखा। हालांकि उसे लगा कि चू वेई अच्छा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे चू वेई जैसा कोई इंसान उसे कोई शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए काफी नहीं था। भाई लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्टूडेंट इतना काबिल होगा।
अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना, ली लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो चू वेई को हाथ उठाने से रोक रहा हो। लिन कियानयुआन भी लड़ाई के दौरान हैरान था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि लेवल 9 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले इंसान से डील करने पर वह ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। उसके सामने चू वेई न सिर्फ बहुत ताकतवर था बल्कि उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा था। अगर उसके हमले उसके जरूरी पॉइंट्स पर नहीं लगते तो वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसके शरीर पर ड्रैगन स्केल्स की परत कवच के टुकड़े जैसी है और विरोधी बहुत तेज है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्पीड, ताकत, काबिलियत और डिफेंस के मामले में रेकी के लेवल 9 से ऊपर हैं। ली लॉन्ग मेरी मदद करे, लिन कियानयुआन ने मन में सोचा। हालांकि यह थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि इस छोटे बदमाश को मार सकूं, चाहे उसकी शर्म की कोई परवाह न हो। इसके अलावा यह स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। अगर स्कूल के प्रिंसिपल खबर सुनकर आ गए तो चीजें आसान नहीं होने वाली थीं। यह सोचकर लिन कियानयुआन जोर से चिल्लाया, भाई ली, यह बच्चा बहुत अजीब है, तुम्हें इससे निपटना चाहिए। ऐसा कहकर लिन कियानयुआन लड़ाई से हटने वाला था। जाना चाहते हो? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। मैंने दूसरी तरफ से चू वेई की ठंडी खर्राटे सुनी। उसने अपनी मुट्ठी ऊंची उठाई। आर्म ऑफ पावर, सेकंड गियर, इसे फाड़ डालो। चू वेई के दाहिने हाथ के कपड़े चू वेई की बढ़ी हुई मांसपेशियों की वजह से फट गए। मैंने देखा कि इस समय चू वेई की बाहें सिर्फ बाइसेप्स नहीं थीं, बल्कि पूरी बाहें गुब्बारे की तरह ऊपर उठी हुई थीं, और उनकी बाहों पर लाल ड्रैगन के स्केल्स सूरज की रोशनी में लाल चमक रहे थे। लिन कियानयुआन की आंखें चौंक गईं। फिर उसकी आंखों के ठीक सामने उसकी छाती पर एक बड़ी मुट्ठी का निशान बन गया। चैप्टर 116 बर्फ की शक्ति में जहरीले गुण हैं। चैप्टर 116 बर्फ की शक्ति में जहरीले गुण हैं। शुरू में बचाव के लिए उसकी छाती पर पत्थर की एक मोटी परत थी, लेकिन इस मुक्के से उसकी छाती पर लगी चट्टान सीधे उड़ गई और सतह पर रखे कपड़े भी जोरदार वार से सीधे चकनाचूर हो गए। बूम! एक आवाज के साथ लिन कियानयुआन का शरीर इंसानी तोप के गोले की तरह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा और एक बड़े पेड़ से टकराने के बाद ही रुका। यह मुक्का! इस स्टूडेंट ने अचानक अपनी ताकत दोगुनी कर ली। ली लोंग ने आखिरकार अपनी आंखों में हैरानी दिखाई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। अगर वह अपनी ताकत दोगुनी भी कर ले तो क्या होगा? क्या वह अब भी मेरी हथेली से उड़ सकता है? तुमने मुझे हैरान कर दिया। ली लोंग ने चू वेई की ओर देखा। अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हें और भी सरप्राइज कर दूंगा। ली लोंग की मोटी आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, युवक, ज्यादा घमंडी मत बनो। क्या तुम जानते हो कि मैं किस दुनिया में हूं? चू वेई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह सिर्फ जागृति का क्षेत्र नहीं है? ली लोंग हैरान रह गया, फिर हंसा। लेवल 9 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला इंसान अवेकनिंग रेल में किसी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? क्या मैं तुम्हें हिम्मत वाला कहूं या बेवकूफ? हालांकि चू वेई का परफॉर्मेंस बड़े शहरों के जीनियस लोगों जैसा है, लेकिन उसका दायरा बहुत नीचे है, इसलिए ली लोंग फिलहाल उसे सीरियसली नहीं लेता। शायद मुझे कहना चाहिए कि मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। शायद मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। चू वेई 2 दिन पहले जागृति क्षेत्र में किसी से लड़ने के लिए उत्सुक था। ली लोंग जोर से हंसा, पागल, तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम मेरे हाथों में चींटी जितने कमजोर हो। भाई ली, अब और समय बर्बाद मत करो, उसे मार डालो ताकि और परेशानियों से बचा जा सके। लिन कियानयुआन, जो दूर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था, चिल्लाया। उसकी छाती पर पहने कपड़े फटे हुए थे, जिससे अंदर एक पीला मुलायम कवच दिखाई दे रहा था, जो उसका बचाव का कवच था। अगर यह डिफेंसिव आर्मर नहीं होता तो वह लिन कियानयुआन शायद अभी चू वेई के अचानक पंच से मारा गया होता। इस समय वह चू वेई को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। भाई लिन, चिंता मत करो, मैं इस स्टूडेंट को 1 मिनट में जीवन के सिद्धांत सिखा दूंगा। हे, चू वेई ने व्यंग्य किया और पावर आर्म का दूसरा गियर फिर से एक्टिवेट हो गया और उसने सीधे ली लोंग को मुक्का मारा। ली लोंग की आंखों में नफरत की एक झलक दिखी और उसका शरीर हिला तक नहीं। उसने चू वेई के हमले को रोकने के लिए अपने हाथ में बर्फ की दीवार सीधे अपने सामने पकड़ रखी थी। धमाका! एक आवाज के साथ चू वेई की मुट्ठी, जिसमें कई तरह के तरीकों के बाद कम से कम 10 लाख पाउंड की ताकत थी, बर्फ की दीवार पर तोप जैसी आवाज के साथ लगी। उसके चारों ओर जमीन पर तेज हवा चली। हवा के कारण चू वेई के पास नदी की सतह और भी लहरदार थी। कितनी सख्त बर्फ की दीवार है! चू वेई ने अपने मुक्के के सामने बर्फ की दीवार को देखा। अभी तो उसके मुक्के से एक टैंक भी टूट जाता, लेकिन उसके सामने बर्फ की दीवार टूटने का कोई निशान नहीं दिखा रही थी। यह जहरीला है। अचानक चू वेई की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने बर्फ पर बैंगनी रंग की एक परत फैलती देखी। चू वेई का शरीर तुरंत पीछे हट गया और उसी समय स्टील और लकड़ी का कवच सीधे उसके शरीर पर दिखाई दिया। प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट, तुम्हारा रिएक्शन बहुत तेज है।
अगर तुम 2 या 3 सेकंड धीमे होते तो तुम्हें जहर देकर मार दिया जाता, ली लॉन्ग ने गर्व से कहा। चू वेई की आंखें थोड़ी ठंडी थीं। क्या यह अवेकनेर है? उसकी आइस एबिलिटी कोई सिंपल आइस एबिलिटी नहीं है, बल्कि पॉइजन एट्रीब्यूट्स वाली आइस एबिलिटी है। तो फिर मैं देखता हूं कि अवेयरनर कितना पावरफुल है। चू वेई ने हाथ हिलाया, उसका बायां हाथ लाल था और बिजली चमक रही थी, और उसका दाहिना हाथ आग की लपटों से चमक रहा था। कवच पहने चू वेई इस समय युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। ली लोंग की आंखें थोड़ी हिली। तुम 2 सुपर पावर के साथ पैदा हुए थे। एक सुपर पावर के साथ पैदा हुआ व्यक्ति जीनियस होता है, और अगर वह 2 सुपर पावर के साथ पैदा हुआ है तो वह महान जीनियस होता है। चैप्टर 117 अवेकन ली लॉन्ग के साथ लड़ाई। चैप्टर 117 अवेकन ली लॉन्ग के साथ लड़ाई। बकवास मत करो, देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। चू वेई दहाड़ा और युद्ध के देवता की तरह फिर से आगे बढ़ा। ली लॉन्ग की आंखें ठंडी हो गईं। अगर तुम 2 सुपर पावर के साथ पैदा भी हुए हो तो क्या हुआ? तुम्हारा दायरा बहुत छोटा है, मुझे तुम्हें मारने में कुछ मिनट लगेंगे, तो क्यों न मुझे, ली लॉन्ग, आज इस जीनियस को मारने का मजा चखा दिया जाए। ली लोंग ने हाथ हिलाया। आइस स्पाइक स्वीप। मैंने ली लोंग के सामने बर्फ से बनी गोलियों की लाइनें देखीं, और फिर ये बर्फ की गोलियां सीधे चू वेई पर ऐसे निशाना साध रही थीं जैसे कोई भारी मशीन गन चल रही हो। चू वेई को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आग ने उसके गाल को बचाने के लिए एक घेरा बना लिया, और फिर उसने सीधे विरोध किया। उसके शरीर पर स्टील और लकड़ी का कवच था, और उसे विश्वास था कि ये बर्फ की गोलियां उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। और चू वेई आराम से ली लोंग की तरफ दौड़ा। उसके बाएं हाथ में लाल बिजली थी और दाहिने हाथ में आग की लपटें थीं, जो सीधे ली लोंग की तरफ थीं। आग की लपटें सीधे ली लोंग को लपेट रही थीं। बर्फ की कीलें। ली लोंग आग की लपटों में दहाड़ा, और उसकी बर्फ की एनर्जी से जमीन पर कई मीटर ऊंची अनगिनत बर्फ की कीलें बनी और सीधे चू वेई तक गईं। देखो, मैं उन्हें बीच में टोक रहा हूं। चू वेई के दाहिने हाथ की लाइट जल उठी, और जो बनावट पहले उसके शरीर पर बनी थी वह सीधे एक्टिवेट हो गई, और उसके हाथ की ताकत तुरंत दोगुनी हो गई। बूम बूम बूम। चू वेई ने अपनी मुट्ठी से कई मीटर लंबे, मोटे और बड़े बर्फ के टुकड़ों को बुरी तरह से फोड़ दिया, और बर्फ के टुकड़ों के टूटे हुए टुकड़े हर जगह उड़ गए। देखो, मैं तुम्हें एक ही मुक्के में मार डालूंगा। चू वेई उछल पड़ा और दहाड़ा। आर्म ऑफ पावर, थर्ड गियर। आर्म ऑफ पावर का आखिरी गियर जोर से निकला, और चू वेई की मुट्ठी इस समय एक मैकेनिकल हाथ की तरह थी, और हाथ की मांसपेशियां जो गुब्बारे की तरह उभरी हुई थीं, असल में एक चौकोर वजन बना रही थीं। और मुट्ठी बिजली और आग से घिरी हुई थी, और वह फॉर्मेशन के आशीर्वाद से चमक रही थी। यह चू वेई का अभी का सबसे ताकतवर पंच है, और सारे तरीके एक साथ हैं। इस समय यह हाथ, यह पंच सुपर पावर के दायरे में सभी लोगों को सेकंडों में मारने के लिए काफी है। दूर खड़े लिन कियानिवान इस पल हैरान रह गए। यह चू वेई किस तरह की लड़ने की ताकत है? वह इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता था? उसे लग रहा था कि ऐसे हमले में वह पक्का मर जाएगा, बिना पूरे शरीर के। बैंग। चू वेई की मुट्ठी ली लोंग की डिफेंसिव बर्फ की दीवार पर जोर से लगी। तोड़ना। क्रैक। अवेकर रेन की बर्फ की दीवार को असल में 9 के स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल वाले एक व्यक्ति ने जिंदा तोड़ दिया था। हालांकि चू वेई का मुक्का खत्म हो गया था। इस समय ली लॉन्ग ने रूखेपन से कहा, मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। तुम सच में मेरा डिफेंस तोड़ सकते हो। बदकिस्मती से तुम्हारी मुट्ठी की ताकत खत्म हो गई है। जाओ, भाड़ में जाओ। ली लोंग के हाथ पर बर्फ से बनी एक लंबी तलवार दिखाई दी, और वह सीधे उसके सामने चू वेई के पास गया। इस समय ली लोंग की आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि चू वेई, जिसका स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 था, इतनी जबरदस्त लड़ने की ताकत दिखा पाएगा। शायद तुम ही मरने वाले हो। चू वेई के हाथ में करीब 2 मीटर लंबा चाकू दिखाई दिया। यह दूसरे लेवल का हथियार था जिसकी चू वेई ने बहुत पहले प्रैक्टिस की थी। चाकू ने सीधे विरोधी के हाथ में बर्फ की तलवार को काट दिया, और फिर सीधे विरोधी की गर्दन में काट दिया, जिससे विरोधी की आंखें डर गईं। ली लोंग का 1 मीटर लंबा और मोटा शरीर नीचे गिर गया। जब वह मर रहा था तो उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन यकीन नहीं था। वह, जो चू वेई से 9 छोटे लोग ऊपर था, दुश्मन के हाथों मरेगा। अगर आज से पहले कोई कहता कि एक जीनियस है जो 9 छोटे छोटे राज्यों में लड़ सकता है, तो वह उस पर यकीन कर लेता, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। लेकिन अगर वह आज किसी को यह कहते हुए सुनता, तो वह उस पर यकीन कर लेता, क्योंकि उनकी मृत्यु ऐसे जीनियस के हाथों हुई। ली लोंग से छुटकारा पाने के बाद चू वेई ने तुरंत लिन कियानिवान की ओर देखा। एक नजर में उसने देखा कि लिन कियानिवान अपने हाथ में एक बड़ी स्नाइपर राइफल पकड़े हुए था और उस पर निशाना साध रहा था। यह बड़ी स्नाइपर राइफल कम से कम 2 मीटर लंबी थी, और इसकी ताकत सुपर स्पिरिट स्नाइपर राइफल से कहीं ज्यादा थी। अध्याय 118 महाशक्तियों के रूप में महान जागृतिकर्ता। अध्याय 118 महाशक्तियों के रूप में महान जागृतिकर्ता।
चू वेई को तुरंत अपने दिल में खतरा महसूस हुआ। दुश्मन के हाथ में जो हथियार था वह पक्का सेकंड लेवल का हथियार था। छूना। लिन कियान ने ट्रिगर दबाया और बड़ी स्नाइपर राइफल से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली गोली चलाई। यह गोली इतनी पावरफुल थी कि जब यह चू वेई की तरफ बढ़ी तो हवा में चीरने की आवाज सुनाई दी। चू वेई ने अपना शरीर झुकाया और गोली लगभग उसके सिर के कनपट्टी को छूती हुई निकल गई। इस समय चू वेई घबरा गया। उसे यकीन नहीं था कि स्टीलवुड आर्मर का हेलमेट गोली से बचा पाएगा या नहीं। आखिर स्टीलवुड आर्मर का मुख्य काम सुपरनेचुरल शक्तियों से बचाव करना था। चू वेई को वार से बचते देख दूर खड़े लिन कियान ने जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा की और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी बुलेट फायर करना चाहा। लेकिन इस समय चू वेई आगे बढ़ा। उसकी स्पीड लिमिट पर पहुंच गई और हवा के झोंके की तरह वह पलक झपकते ही 100 मीटर दूर लिन कियान के सामने पहुंच गया। फिर लिन कियान की आंखों में डर देखकर चू वेई ने उसकी गर्दन काट दी। लिन कियान के शरीर पर डिफेंसिव आर्मर है लेकिन गर्दन पर नहीं। लिन कियान को लगा कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है, इसलिए उसने जल्दी से बड़ी स्नाइपर राइफल फेंक दी और दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। लेकिन लिन कियान को अब भी लग रहा था कि जिंदगी गुजर रही है। उसने अपनी आंखें उठाईं और चू वेई को गुस्से से देखा और भारी आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो रिफाइनर मास्टर्स गिल्ड तुम्हें जाने नहीं देगा। चू वेई ने ठंडी सांस ली, अपना पैर उठाया और लात मारी। मेरे चू वेई की मुट्ठी किसी से नहीं डरती। एक धमाके के साथ लिन कियान का शरीर दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर गिरकर लाश बन गया। चू वेई ने लिन कियान का मोबाइल फोन और ली लॉन्ग का मोबाइल फोन इकट्ठा किया। ये दोनों लोग आम लोगों के बीच बड़े आदमी माने जाते थे। उनके मोबाइल फोन के स्टोरेज स्पेस में बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें वे सब अपना इनाम समझते थे। फोन रखकर चू वेई ने दोनों लाशों को एक साथ खींचा, फिर अपने दाहिने हाथ पर आग की एक परत लहराई और तेज आग ने दोनों लाशों को घेर लिया और थोड़ी देर बाद वे राख की एक परत में बदल गईं। यह सब करने के बाद चू वेई स्कूल की ओर चल पड़ा। आज की लड़ाई दिखाती है कि चू वेई को अपनी लड़ने की ताकत की गहरी समझ है। वह जागे हुए लोक में लोगों से भी लड़ सकता है और उन्हें मार भी सकता है। बेशक यह कमोबेश इसलिए हुआ क्योंकि ली लोंग ने दुश्मन को कम आंका था, नहीं तो यह इतना आसान नहीं होता। और अगर लिन कियान ने उस पर हमला करने के लिए सेकंड लेवल की बड़ी स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया होता जब वह और ली लोंग पहली बार लड़ रहे थे, तो मुझे डर है कि आज की लड़ाई बहुत मुश्किल होती। लेकिन आखिर में वह जीत गया और लिन कियान और दूसरों को वापस आने का कोई मौका नहीं मिला। जब चू वेई चला गया तो चू वेई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूर एक बड़े पेड़ के पीछे एक बूढ़ा आदमी चू वेई को जाते हुए सोच समझकर देख रहा था। यह बूढ़ा आदमी प्रिंसिपल नहीं था बल्कि चू वेई से सलाह मांग रहा था। यांग जियाओ, सफेद दाढ़ी वाला टीचर जो हथियार सुधार रहा है। यांग शियाओ ने मन ही मन कहा, बूढ़े आदमी, प्रिंसिपल को डर है कि लिन कियान को चू वेई के खिलाफ साजिश रचने के लिए जागृत दायरे में लोग मिल जाएंगे, इसलिए वह मुझसे चुपके से चू वेई की रक्षा करने की गुजारिश करता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह लड़का बहुत स्मार्ट है और उसकी लड़ने की क्षमता उसी दायरे से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ताकतवर। लगता है प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान है। कोई बात नहीं, यह बच्चा अकेला है, मुझे उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद यांग जियाओ का शरीर कुछ ही छलांगों में यहां से चला गया। उसकी स्पीड बिजली जितनी तेज थी या बिजली से भी तेज थी। और कुछ छलांगों के बाद कुछ और भी डरावना हुआ। यांग शियाओ के पीछे बिजली जम गई और उसने पंखों की एक जोड़ी बना ली जिससे वह कम ऊंचाई पर उड़ने लगा। अगर इस समय कोई यांग जियाओ को देख लेता तो वह डर के मारे अपना मुंह जरूर ढक लेता, क्योंकि यांग जियाओ की पीठ पर बिजली जैसे पंख सुपर पावर में बदल गए थे। यह वह क्षमता है जो केवल महान जागृति वाले लोगों में ही हो सकती है। इस समय यांग जियाओ आसमान में बिजली की तरह चमक रहा था और वह थोड़ी देर में स्कूल वापस आ गया। स्कूल लौटते ही यांग शियाओ सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गया। जैसे ही वह अंदर गया, प्रिंसिपल ने आकर पूछा, क्या मामला सुलझ गया? अध्याय 119 राक्षस राक्षस राक्षस। अध्याय 119 राक्षस राक्षस राक्षस। यांग जियाओ को बैठने के लिए एक कुर्सी मिली। उसने चाय की एक घूंट ली और फिर धीरे से कहा, यह हल हो गया है, वे राख में बदल गए हैं। प्रिंसिपल चौंक गया, मैंने तुम्हें उन्हें मारने नहीं दिया। प्रिंसिपल लॉन्ग फैंग ने यांग जियाओ से सिर्फ चू वेई को बचाने के लिए कहा था, लेकिन किसी का भी इरादा यांग जियाओ को लिन कियान को मारने देने का नहीं था। आखिर लिन कियान वेपन रिफाइनिंग मास्टर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वह मर गया तो बहुत परेशानी होगी। और लॉन्ग फैन ऐसा इंसान नहीं है जिसे मारना पसंद हो। किसने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को मारा? यांग शियाओ ने नाखुश होकर कहा। लॉन्ग फैन को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, लिन कियान को जो लोग मिले हैं वे अवेयरनर की दुनिया के मास्टर हैं।
ताइवान शहर में तुम्हारे अलावा और कौन उन्हें मार सकता है? हालांकि लॉन फैन प्रिंसिपल है, लेकिन वह सिर्फ लेवल 4 का सुपर पावर है। हालांकि वह कॉम्बैट पावर के मामले में ताइवान सिटी में टॉप 3 में है, लेकिन वह खुद को उन अवेयर्ड मास्टर्स के मुकाबले में कुछ नहीं समझता जिन्हें लिन कियानयुआन दूसरी जगहों से लाया था। और वह ताइवान शहर के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। भले ही लो शेन एक लेवल 5 सुपर पावर ताइवान शहर में पहला और सबसे मजबूत था, लेकिन असल में ताइवान शहर का सबसे ताकतवर इंसान लो शेन बिल्कुल नहीं था, बल्कि यांग शियाओ था, जो उनके स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल में एक मामूली हथियार रिफाइनिंग टीचर था। उनका मानना था कि ताइवान शहर में यांग शियाओ के अलावा कोई भी जागृत क्षेत्र के गुरु को नहीं मार सकता। मैंने उन्हें वैसे भी नहीं मारा, और तुमने कभी उस व्यक्ति के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा जिसने उन्हें मारा। यांग जियाओ को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं आपको बस अंदाजा लगाने दे रहा हूं। प्रिंसिपल का चेहरा बेचैन हो गया और उन्होंने बेब्सी से कहा, बूढ़े यांग, तो प्लीज इतना दिखावा बंद करो और मुझे जल्दी बताओ, क्या वह लड़का चू वेई ठीक है? प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा चिंता चू वेई की थी। अगर चू वेई को कुछ हो गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार उसने फीनिक्स ब्लड पिल जैसे सभी अच्छे रिसोर्स चू वेई में इन्वेस्ट किए, जो एक अच्छा पौधा था। हम यांग जियाओ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्या आप नहीं जानना चाहते कि लिन कियानयुआन और दूसरों को किसने मारा? अब मैं तुम्हें बताता हूं, यह वही चू वेई है जिसे मारने की तुम चिंता कर रहे हो। प्रिंसिपल को लगा कि उसके सिर पर बिजली गिर गई है। ओल्ड यांगतू ने असल में कहा था कि चू वेई ने लिन कियान को मार दिया था, जो लेवल 3 सुपर पावर वाला था और अवेकन रियन का मास्टर भी था। एक पल के लिए वह अभी भी अपने मन में कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने धीरे से पूछा, बूढ़े यांगतो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चू वेई सच में टैलेंटेड है। कल उसने अकेले ही अंकल गोंग को मार डाला, जो सुपर पावर के दायरे में है। मैं भी हैरान था, लेकिन मैं अभी भी इस पर यकीन कर सकता हूं। आखिरकार ऐसे जीनियस लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों पर लड़ते हैं, और चू वेई एक फॉर्मेशन मास्टर हैं, इसलिए उनके पास नेचुरली कई तरीके हैं। लेकिन यह कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा कि चू वेई लिन कियानयुआन को मार सकता है, जो सुपर पावर के तीसरे लेवल पर है। लिन कियानयुआन चू वेई से 4 छोटे लेवल ऊपर है, और यह भी कि आम स्पिरिचुअल कल्टीवेटर इतने सारे लेवल पार नहीं कर सकते। लेवल कॉम्बैट तो बड़े शहरों के जीनियस भी नहीं कर सकते। खैर, भले ही चू वेई एक जीनियस हो जो बड़े शहरों के जीनियस से भी आगे हो, उसके लिए 9 लेवल पार करना और अवेकन रियल में लोगों को मारना नामुमकिन है। क्या आप इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं? बेहतर होगा कि आप मजाक करना बंद करें और मुझे जल्दी से बताएं कि उन्हें किसने मारा। अरे, यांग शियाओ ने आह भरते हुए कहा, क्या यह सच है कि अगर तुम आजकल सच बोलोगे तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा? मैं फिर से कहूंगा, लिन कियानयुआन और उस छोटे मोटे आदमी को चू वेई ने मारा था। वह बच्चा बिल्कुल भी जीनियस नहीं था, वह बस एक मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर? आप उसे जज करने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लॉन फैन ने लिन कियानयुआन के एक्सप्रेशन को सीरियसली देखा। थोड़ी देर देखने के बाद उसे लगा कि यांग शियाओ सच में मजाक नहीं कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सच है तो मेरे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल में सच में कुछ गड़बड़ है। क्या कमाल का मॉन्स्टर है। मैंने इस बारे में सोचा है। स्कूल लीग कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं सीधे इंपीरियल यूनिवर्सिटी को चू वेई की सिफारिश करूंगा। अध्याय 120 मजबूत बनना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अध्याय 120 मजबूत बनना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। लॉन फैन को लगता था कि चू वेई को स्कूल असेसमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और प्रिंसिपल के तौर पर चू वेई उससे ज्यादा मजबूत है। उसका असेसमेंट कैसे हो सकता है? उन्होंने चू वेई को शाही राजधानी के सबसे बड़े स्कूल में भेजने का फैसला किया। वहां कई जीनियस थे और टीचर और ट्रेनिंग के साधन सबसे अच्छे थे। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद चू वेई का भविष्य चमकने वाला था। चलो चलें, चलो चलें। ओल्ड यांग, चलो पीने चलें। प्रिंसिपल बहुत उत्साहित थे। यांग शियाओ ने शक से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शराब पीना छोड़ना चाहते हो? प्रिंसिपल का चेहरा लाल हो गया। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मैं आज खुश हूं, क्या मैं एक छूट नहीं दे सकता? अब से मेरे पास लॉन फैन के पास एक अद्भुत छात्र होगा। हाँ हाँ हाँ। स्कूल लौटने के बाद चू वेई सीधे साइलेंट रूम में गया। साइलेंट रूम में चू वेई को आज लिन कियानयुआन और ली लॉन्ग के साथ हुई लड़ाई याद आ गई। लिन कियानयुआन जैसे लोग जो लड़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्हें चू वेई ने स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर दिया। चू वेई ने ली लोंग के साथ हुई लड़ाई को याद करने पर ध्यान दिया। ली लोंग की आइस पावर में एक जहरीला गुण है। अच्छी बात यह है कि चू वेई को इसका जल्दी पता चल गया, और आयरन और वुड आर्मर जैसा एक आर्मर है जो सुपर पावर की पावर को कम कर सकता है, नहीं तो उसे जहर लग सकता है।
चू वेई ने ली लॉन्ग का मोबाइल फोन निकाला और देखना चाहा कि उसके मोबाइल फोन स्टोरेज स्पेस में क्या है। आखिर वह जागृत दुनिया का इंसान था और शायद उसने अपने मोबाइल फोन में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उदाहरण के लिए स्किल्स, मार्शल आर्ट्स वगैरह। चू वेई ने जल्द ही ली लोंग के मोबाइल फोन स्टोरेज स्पेस का स्पेस लॉक तोड़ दिया और ली लोंग के स्टोरेज स्पेस में मौजूद सभी चीजों को जमीन पर गिरा दिया। चू वेई ने पहली नजर में कई किताब जैसे पैम्फलेट देखे। हाँ, मार्शल आर्ट स्किल्स जैसी चीजें भी हैं। चू वेई ने जल्दी से उसे उठा लिया, लेकिन एक नजर डालने के बाद चू वेई का चेहरा तुरंत खराब हो गया, क्योंकि यह कोई मार्शल आर्ट स्किल नहीं थी, बल्कि एक तरह की चीज थी जो किसी कल्ट स्क्रिप्चर जैसी थी। ऊपर दिया गया कंटेंट भी पिरामिड स्कीम और ब्रेन वॉशिंग के बारे में है। धर्मग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप उनके पंथ में शामिल हो जाते हैं तो आप दर्द से दूर रह सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, अमर हो सकते हैं और धन और वैभव का जीवन जी सकते हैं। चू वेई उस समय नफरत से भर गया था। क्या यह बच्चों से झूठ नहीं है? चू वेई ने सुना है कि यह दौर काफी युद्ध वाला दौर है, इसलिए देशों के बीच कई कल्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। कुछ पंथ संगठन जीवित लोगों को खाना खिलाते हैं, दूसरे कल्ट ऑर्गेनाइजेशन रेप करते हैं, लूटते हैं और हर तरह के बुरे काम करते हैं, जो बहुत बेरहम है। चू वेई के हाथ में एक तेज आग भड़क उठी, जिससे उसके हाथ में रखे पंथ के ग्रंथ जलकर साफ हो गए, और साथ ही उसने नफरत से कहा, यह ली लोंग पंथ में विश्वास करता है, उसे नहीं पता कि मजबूत बनने के लिए मेहनत कैसे करें, और वह मरने लायक है। केवल मजबूत बनने से ही राजसी रास्ता बनता है। चू वेई और भी मजबूत बनने का पक्का इरादा कर रहा था। डिंग होस्ट पंथों में विश्वास नहीं करता है और उसे 500,000 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम मिलता है। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 3.6 मिलियन 4 मिलियन है। इन धर्मग्रंथों को जलाने के बाद चू वेई ने ली लोंग की बाकी चीजों को देखा। बहुत सारे सोने और चांदी को छोड़कर बाकी चीजें असल में कचरा थीं। ली लॉन्ग का मोबाइल फोन साफ करने के बाद चू वेई ने लिन कियानयुआन का मोबाइल फोन साफ किया। लिन कियानयुआन के मोबाइल फोन में बहुत सारा सामान और एक सुनहरी फोर्जिंग भट्टी थी जो एकदम नया लग रहा था। यह लिन कियानयुआन अभी अभी हथियार रिफाइनर के तीसरे लेवल के दायरे में आया था। ऐसा लग रहा था कि वह एक अच्छी फोर्जिंग फर्नेस में बदल गया था, जो उसके लिए एक अच्छा सौदा था।